हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निधि मैम इंडिया 7। चलिए मैं ये सेकंड पार्ट सामाजिक विज्ञान का लेके आई हूँ, कक्षा 10वीं का, जिसमें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अब जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आया है ये, इसमें आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। मतलब जो आपका अध्याय है, जैसे अर्थशास्त्र अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इससे संबंधित जितने भी आईएमपी क्वेश्चन होंगे इसमें मैंने सभी लिए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? तो सकल घरेलू उत्पाद का मापन केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों का योगफल क्या कहलाता है? तो तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों का योगफल सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब तीनों क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? जैसे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में आता है जैसे हमारा कृषि है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है ना, तो ये प्राथमिक क्षेत्रक है। द्वितीय क्षेत्रक में विनिर्माण संबंधी सारे कार्य आते हैं, है ना। मतलब प्रकृति से जो संसाधन है इनका उपयोग करके हम कोई भी वस्तु निर्माण करते हैं, विनिर्मित करते हैं। ओके, जैसे लकड़ी से फर्नीचर बन गया, सोफ़ा बन गया, टेबल कुर्सी बन गई, तो ये क्या है, हमने विनिर्माण किया है, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवाएं, है ना। जैसे परिवहन की सेवा है, नेट की सेवा है, इंटरनेट की सेवा है, संचार की सेवाएं है ना। तो जितनी चिकित्सा की सेवाएं हैं, तो जितनी भी बैंक की सेवाएं हैं, तो जितनी भी हमें सेवाएं मिलती हैं, प्राप्त होती हैं, वो सभी सेवाएं क्या कहलाती हैं? तृतीय क्षेत्रक। ओके, तो आपको तीनों क्षेत्रों को अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि प्राथमिक क्षेत्रक द्वितीय क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए, द्वितीय क्षेत्रक या तृतीय क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर तीनों को एक साथ भी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि तीन क्षेत्र क्या कहलाते हैं और क्षेत्रों के कितने प्रकार होते हैं, उनको विस्तार से लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना। तो तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों का योगफल क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्रक में होता है? तो छुट्टी का प्रावधान होता है संगठित क्षेत्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक कौन सा है? तो विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्रक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक है। खुली बेरोजगारी का अभिप्राय क्या है? खुली बेरोजगारी वह स्थिति है जहां लोग कार्य करने के योग्य हैं, वे कार्य करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता है। जैसे कभी कभी शिक्षित व तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति को भी काम नहीं मिलता है। तो खुली बेरोजगारी वह बेरोजगारी कहलाती है कि व्यक्ति काम करने के योग्य है और काम करने का इच्छुक भी है, लेकिन एक्चुअली में उसे काम नहीं मिल रहा है, तो ये क्या कहलाती है? खुली बेरोजगारी कहलाती है। जैसे बहुत सारे शिक्षित लोग या तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति, उनको काम नहीं मिलता है, तो ये जो हमें दिखती है बेरोजगारी, वो क्या कहलाती है? खुली बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है कि जहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम कार्य करते हैं। इसे अल्प या छिपी या व अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं, है ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी हुई या अल्प बेरोजगारी हुई या छिपी बेरोजगारी हुई या अदृश्य बेरोजगारी हुई, ये सभी एक ही बेरोजगारी के प्रकार हैं। ओके, इस बेरोजगारी की मुख्य विशेषता यह है कि जहाँ पे लोग काम कर रहे हो, जैसे एक खेत में 2 लोगों के काम की ज़रूरत है, सिर्फ 2 लोग खेत मतलब बीज बो सकते हैं, उगा सकते हैं, काट सकते हैं, और 2 लोगों की आवश्यकता है। लेकिन उस खेत में कम से कम 5 से 6 लोग कार्य कर रहे हैं और वही उतना ही टाइम दे रहे हैं, पूरा 1 साल दे रहे हैं, लोग फसल उगा रहे हैं और वही सब साथ में कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है? ये प्रच्छन्न बेरोजगारी की वहाँ आवश्यकता सिर्फ 2 लोगों की है, लेकिन वहाँ पे कार्य कितने लोग कर रहे हैं? 4 लोग या 6 लोग कर रहे हैं, जो कि हमें दिख रहे हैं कि कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी है। ओके, तो इस तरह से आप बेरोजगारी को समझ सकते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी का बस क्वेश्चन आ जाता है कि बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो बेरोजगारी वह कहलाती है कि व्यक्ति काम करने के योग्य है बट उसे काम नहीं मिलता है, वो क्या कहलाता है? बेरोजगार कहलाता है, वो बेरोजगारी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है ना। क्या है कि इसमें एक देश के अंदर, है ना, एक देश के अंदर
प्रत्येक क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ क्षेत्र सभी क्षेत्रों से जो उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं से जो मूल्य प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। अब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र होता है इस देश का उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। इस क्षेत्र का पर सरकार का नियंत्रण होता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से भारी व आधारभूत उद्योग स्थापित किए जाते हैं। ओके, सार्वजनिक क्षेत्र आ जाए तो इसमें सिर्फ हम ये बताएंगे, सार्वजनिक मतलब होता है सभी का क्षेत्र, है ना। सरकार जो होती है क्या होती है? सभी की होती है। तो सरकार का नियंत्रण होता है इस पर, है ना। कोई भी क्षेत्र है उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे कोई उद्योग है तो आधारभूत उद्योग है, जैसे लोग आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? लोह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं, है ना। तो जो आधारभूत उद्योग होते हैं इन पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। ओके, इस देश का उद्देश्य लोगों की सेवा करना होता है। लेकिन निजी से क्षेत्र जो होता है इस क्षेत्र का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है। इस क्षेत्र पर निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है और इस क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग स्थापित किए जाते हैं। निजी क्षेत्र होता है मतलब प्राइवेट सेक्टर है, अपनी निजी संपत्ति है उस पर, है ना। वह सिर्फ क्या, कोई भी हम बिजनेस करेंगे तो ऑब्वियसली है कि हम क्या करना चाहेंगे कि उस पर हमें अधिक से अधिक लाभ अर्जन हो। तो जो निजी क्षेत्र के लोग होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना, और इस पर निजी व्यक्तियों का ही नियंत्रण होता है। इस क्षेत्र में जो उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग स्थापित किए जाते हैं वो सिर्फ अपने लाभ कमाने के पर्पज से किए जाते हैं। तो ये है आपका सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रकों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। इनके उदाहरण हैं प्राथमिक क्षेत्रक के जैसे कृषि, पशुपालन, खनन। द्वितीयक क्षेत्रक उद्योग, कारखाना, निर्माण। और तृतीयक क्षेत्रक संचार, भंडारण, बैंकिंग, यातायात के साधन। इसके पहले मतलब जो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकें व परिवहन की आवश्यकता होती है। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग को कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र के से रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। किसी एक भी अनुपस्थिति का अन्य दोनों क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र परस्पर पूरक हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी एक क्षेत्र है कोई भी एक क्षेत्र है, मान लीजिए जैसे प्राथमिक क्षेत्र है। अगर हमें मान लीजिए हमें किसी भी चीज़ का विनिर्माण करना है, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, तो क्या हम बिना प्राथमिक क्षेत्र की मदद से द्वितीय क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं या नहीं कर सकते भाई? क्योंकि मान लीजिए हमें लकड़ी जो है, हमें वन जो है, हमें पेड़ पौधे जो हैं, वनस्पति है, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र का संसाधन है ना। अगर हम इसका उपयोग करेंगे तभी ना जाके हम कोई इसे लकड़ी से निर्माण करेंगे। जैसे टेबल कुर्सी है, सोफ़ा है, पलंग है, बहुत सारी लकड़ी के औजार मतलब वस्तुएं बनती हैं, निर्मित होती हैं। तो क्या है वो प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र पर डिपेंड है, और द्वितीय क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंड है। लेकिन अगर चलिए अब हमने प्राथमिक क्षेत्र का से कच्चा माल ले लिया और द्वितीय क्षेत्र ने उस चीज़ को क्या कर दिया, तैयार माल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जब तक वो तृतीय क्षेत्र की हेल्प नहीं लेगा तब तक क्या वो आगे प्रोसेस होगा। अगर विनिर्माण तैयार माल बन जाता है लेकिन उसे परिवहन के साधनों से एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाया जाता है तो क्या वो तैयार माल हमारे लिए उपयोगी है? नहीं है, है ना। तो तृतीयक जो क्षेत्र होता है परिवहन का, यातायात का, वो तृतीयक क्षेत्र। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, है ना। इनकी किसी की भी एक की अनुपस्थिति हमारा जो क्षेत्र है कोई सा भी, उस पर क्या है, नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इसीलिए हमारे तीनों क्षेत्र जो हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, वो तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपको अध्याय आता है विकास से। अर्थशास्त्र का ये टॉपिक है। अध्याय 1 विकास। विकास से क्या तात्पर्य है?
यह क्या अभिप्राय है? तो विकास का अर्थ होता है बढ़ना, यह समग्र और प्रगतिशील होता है। निम्न आय वाला देश किसे कहते हैं? वे देश जिनकी वर्ष 2019 में प्रति व्यक्ति आय $25,000 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत किस आय वर्ग के देशों में आता है? तो भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2019 में केवल $6700 प्रति वर्ष थी। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक और किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो भारत में हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक और बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है और क्यों है? तो भारत में केरल राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय औसत आय निकालने का सूत्र क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हमारा सूत्र है राष्ट्रीय आय अपॉन देश की कुल जनसंख्या। मतलब हमारे राष्ट्र में जितनी भी आय आ रही है ना, वो और अपॉन देश की कुल जनसंख्या। तो हमें इससे क्या हो जाता है, प्रति व्यक्ति आय पता चल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मानव विकास सूचकांक में किस श्रेणी में आता है? तो भारत मानव विकास सूचकांक की मध्यम श्रेणी में आता है। मानव विकास की रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करती है। मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है? मानव विकास सूचकांक की गणना जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करती है, आधार होती है। जैसे जीवन प्रत्याशा, आपके जीने की उम्र, मतलब जो जीने का अनुपात है वो कितना है। लोग अधिकतर लोग 65 से 70 के बीच में मृत्यु हो रही है या इससे अधिक हो रही है, तो ये क्या होती है, जीवन प्रत्याशा। तो मानव विकास सूचकांक का मुख्य जो आधार है जीवन प्रत्याशा है, कि लोग कितनी उम्र तक जी रहे हैं। दूसरा, साक्षरता दर, उस जगह की, उस देश की साक्षरता दर कितनी है, कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है ना। कम होगी तो वहाँ का मानव विकास सूचकांक कम होगा, और अधिक है तो मानव विकास सूचकांक अधिक होगा। तो इसी तरह नेक्स्ट आता प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति की आय जो है वो कितनी है। प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो वहाँ का मानव विकास सूचकांक भी कम होगा, और अधिक है तो अधिक होगा। स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य है ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मानव विकास सूचकांक की गणना के आधार होते हैं। लोगों के विकास के लक्ष्य कैसे होते हैं? लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। लोगों के विकास के लक्ष्य परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। जैसे एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान से अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी से। तो इसमें सारे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक दिए हैं। पहले जैसे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम खालिस्तान महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, यूरोप का। श्रीलंका की राजधानी खालिस्तान है, कोलंबो। श्रीलंका की राजभाषा खालिस्तान है, सिहली। और श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र है 1948 में हुआ था। ओके, तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक है, वन लाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो बेल्जियम की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा डचों का 59% है। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो सिंहलियों का 74% हिस्सा है। श्रीलंका किस द्वीप महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में श्रीलंका आता है। दबाव समूह क्या है? जब कोई संगठन अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालता है, उसे दबाव समूह कहते हैं, है ना। जब कोई एक संगठन होता है वो जनता की हितों के लिए या फिर अपनी हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ताओं पर, राजनीति जो भी सरकार है या सत्ता है उस पर क्या करती है, प्रभाव डालती है, प्रभावित करती है ना। उन पर दबाव डालती है कि हमारी मांगों को पूरा कीजिए या हमारी आवाज़ उन सरकार तक पहुँचे। तो वो प्रेशर कर डालती है, दबाव डालती है, उनकी पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डाला जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, दबाव समूह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता का क्षितिज बंटवारा किसे कहते हैं? जब सत्ता का बंटवारा विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में होता है तो इसे ही हम सत्ता का क्षितिज बंटवारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं? तो जब सत्ता का बंटवारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में होता है तो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। सत्ता की साझेदारी क्या है? सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह की भागीदारी होती है, वो क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी। एथनिक जाति से आप क्या समझते हैं? एथनिक साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विज्ञान है, विभाजन है। ऐसे समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी के लिए क्या कार्य किए? तो बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी के लिए 1970 और 1993 के बीच 4 प्रमुख संशोधन और अपने संविधान किए। पहला, केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। दूसरा, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां राज्य सरकार को सौंप दी जाएंगी। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें डच और फ्रेंच दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। एक तीसरे स्तर की सरकार यानी सामुदायिक सरकार भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक जो आया है वो ज्योग्राफी भूगोल से है। इसका अध्याय है फर्स्ट संसाधन और विकास। तो इसके आईएमपी सारे क्वेश्चन है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। संपूर्ण उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है? संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? राष्ट्रीय नीति के अनुसार 33% भाग पर वन होने चाहिए। अधिक वर्षा से निश्चालन की क्रिया से किस मृदा का निर्माण होता है? लैटराइट मृदा का निर्माण होता है। भूमि निम्नीकरण के 2 कारण लिखिए। पहला, वनों का अत्यधिक विनाश और अत्यधिक खनन कार्य होना भूमि निम्नीकरण का कारण बनता है। मृदा संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो मृदा संरक्षण के 2 उपाय हैं पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना, वृक्षारोपण करना व पशुओं की चराई पर नियंत्रण रखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण, हम मृदा को किस तरह से बचा सकते हैं, मृदा का जो क्षरण हो रहा है उसका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो इसके 2 उपाय इसमें बताए गए हैं कि एक तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जो क्षेत्र हैं उसमें सीढ़ीदार खेत बनाकर हम फसल उगा सकते हैं। दूसरा, अधिक से अधिक हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, पशुओं की चराई पर नियंत्रण करना चाहिए। तो ये क्या है? वृक्षारोपण के मृदा संरक्षण के उपाय हैं। लैटराइट मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो लैटराइट मृदा की 2 विशेषताएं हैं, यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। इस मृदा का निर्माण अधिक तापमान, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन के मुख्य कारण लिखिए। मृदा अपरदन के मुख्य कारण क्या है कि मतलब जो हमारी मृदा का क्षरण होता है या अपरदन होता है उसके मुख्य कारण क्या है? तो सबसे पहला है वनों की कटाई। वनों का विनाश होने के कारण पानी को नियंत्रित करने की शक्ति घट जाती है, इससे भूमि का कटाव बढ़ता है ना। तो इससे भी क्या है? मृदा अपरदन होता है। अत्यधिक पशुचारण, इससे भूमि की ऊपरी परत से वनस्पति हट जाती है जिससे भूमि का कटाव होने लगता है। भारी वर्षा, मिट्टी का कटाव भारी वर्षा से भी होती है। भारी वर्षा के कारण मिट्टी बह जाती है, तो इससे भी क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है? स्पष्ट कीजिए। मृदा के क्रम क्षैतिज परतों विन्यास तथा और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्व काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इससे ऊपरी परत को ऊपरी मृदा, दूसरी परत को उपमृदा और तीसरी परत को अपक्षैतिज मृदा कहते हैं। चौथी परत में मूल चट्टानें भी होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीकरण योग्य और अनवीकरण संसाधन स्पष्ट कीजिए। तो नवीकरण योग्य संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे जल है, वन है, वन्य जीवन है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है ना। इनको हम पुनः क्या कर सकते हैं?
उत्पन्न कर सकते हैं, हम दोबारा पा सकते हैं। लेकिन जो अनवीकरणीय योग्य संसाधन हैं, जिनका दोहन हम अगर एक बार कर लें तो हमें ये दोबारा प्राप्त नहीं होते हैं। इन संसाधनों के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातु पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं ना, जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, केरोसिन है, ये सारी चीज़ें क्या अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इतिहास से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र और राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। अपने हित, राष्ट्र के हित अपने राष्ट्र के हित या राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ओके, फ्रांसीसी दार्शनिक हैं अर्नेस्ट रेनन, उनने बोला है कि अगर समान भाषा है, समान नस्ल के लोग हैं, समान धर्म के लोग हैं, है ना, उस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहने लगते हैं? राष्ट्र कहने लगते हैं। और राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना होती है ना, राष्ट्र के प्रति जो हमारा एक स्नेह होता है कि हमारा राष्ट्र है, एक लगाव होता है, वो क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमानीवाद क्या है? यह एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, तो ये रूमानीवाद कहलाता है। ज्यूसेपी मैत्सिनी ने किन दो भूमि संगठनों की स्थापना की थी? तो मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी? तो जर्मनी में जो एकीकरण की आधारशिला रखी थी, ऑटो वन बिस्मार्क ने रखी थी। फ्रैंकफर्ट की संसद का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन 18 मई 1848 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में हुआ था। कवियों और कलाकारों ने किस यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया है? तो कवियों और कलाकारों ने किस यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया है? यूनान को। यूनान को क्या कहा है? पालना। पालना मतलब झूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस क्या है? सन 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठे हुए। इसे ही वियना कांग्रेस कहा जाता है। इसकी मेजबानी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। आपको आएगा वियना कांग्रेस क्या कहलाता है? तो वियना कांग्रेस ये है कि 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा मतलब रशिया और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों के लोग क्या हुए थे? सभी यूरोप के यूरोप में इकट्ठे हुए थे और एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठे हुए थे, इसलिए इसे बोला जाता है वियना कांग्रेस। इसकी अगर आता है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। ज्यूसेपे मैत्सिनी कौन था? वह इटली का एक महान क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था और वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका थी? तो राष्ट्रवादी आंदोलन में फ्रांस, इटली की महिलाओं ने सक्रिय भूमिका अदा की। उन्होंने अपने राजनीतिक संगठनों की स्थापना की। महिलाओं ने खुद के समाचार पत्र शुरू किए। प्रदर्शनों और राजनीतिक बैठकों में भी महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मारियान और जर्मेनिया कौन थे? मारियान फ्रांस राष्ट्र का नारी रूपक थी। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौक पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का नारी रूपक थी। जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वो राजनीति लेसन नंबर 2 संघवाद से है। तो इसमें जो हमारे फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में फर्स्ट हमारा है शिक्षा खाली स्थान सूची का विषय है। तो शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का खालिस्तान घोषित किया है। तो क्या कहा है? राज्यों का संघ घोषित किया है। भारतीय संविधान में भाषाओं को
कौन सी अनुसूची में रखा गया है, मतलब खालिस्तान अनुसूची में रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। नगर निगम का मुखिया खालिस्तान होता है, तो इसे मेयर या महापौर कहते हैं। तो नगर निगम का मुखिया मेयर या महापौर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी। भारत की राजधानी सबको पता है नई दिल्ली है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं, वो क्या कहलाता है, एकात्मक शासन। संघवाद क्या है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाता है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरी होती है राज्य सरकार, या इसे प्रांत सरकार भी कहते हैं। ओके, स्थानीय स्वशासन से क्या अभिप्राय है। तो स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। इसके तहत भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया एवं भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था जो होती है वो हमारी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान लिखिए। तो पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान क्या क्या है। अब स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप कराना संवैधानिक बाध्यता है। स्थानीय निकायों में कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। स्थानीय निकाय के चुनाव कराने हेतु राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। तो जो स्थानीय चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, वो चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं। और इसमें 1/3 जो पद है वो किसके लिए हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, रिजर्व किए गए हैं। और चुनाव का जो नियमित रूप है वो संवैधानिक है। तो संवैधानिक तरीके से ये पंचायती राज चुनाव कंडक्ट होते हैं। दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। तो दुनिया के 193 देशों में केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारतीय संघ के किन राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो भारतीय संघ के कुछ राज्यों जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को विशेष दर्जा प्राप्त है। अनुसूचित भाषाएं किसे कहते हैं। तो संविधान में 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है, इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहते हैं, बाकी को गैर अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया। तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघवाद की 4 विशेषताएं लिखिए। तो संघवाद में सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल से, और इसका जो अध्याय है वन एवं वन्यजीव संसाधन। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन है बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुई। तो बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में प्रारंभ हुई। मुंडा और संथाल किस देश की जनजातियां हैं। तो मुंडा और संथाल छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियां हैं। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चला गया था। तो टिहरी में किसानों द्वारा बीच बचाओ आंदोलन चला गया था। जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैव विविध प्रकार के वन एवं जीव जंतु की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव विविधता किसे कहते हैं, मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के प्रकार वन एवं वन्य जीव जंतुओं की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। मतलब जो भी हमारे वन हैं या जीव जंतु हैं, है ना, जो श्वसन क्रिया करते हैं, वो क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। अलग अलग जीव जंतु हैं, अलग अलग वनस्पति है, तो कई प्रकार के लोग हैं, है ना, तो उसको ही हम जैव विविधता कहते हैं। और ये मानव के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जैव विविधता से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। हम सभी एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, इसलिए इसकी हमें आवश्यकता रहती है।
वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो वन्य जीव मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। वन्य प्राणियों से खाल, हाथी, दांत आदि प्राप्त होते हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य प्राणियों का अस्तित्व जरूरी है, इसलिए वन्य प्राणी संरक्षण आवश्यक है ना। जो हमारा वन्य प्राणी होता है ये हमें हमारा एक महत्वपूर्ण संसाधन है ना। एक आपने छोटे में आपने एक साइकिल पढ़ा होगा कि जो चूहा है, चूहा क्या है, चूहा घास खाएगा, खेतों में रहेगा, चूहे को बिल्ली खाएगी, बिल्ली को कुत्ता खाएगा, कुत्ते को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा, है ना। और फिर बाद में ऐसा ये साइकिल क्या होता है, चलता जाता है। ओके, तो ये जो वन्य प्राणी है ये क्या है, एक हमारे पर्यावरण का कुछ संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए वन्य संरक्षण जरूरी है। और मोस्ट ऑफ कार्य जो होते थे पहले हम देखते थे कि मतलब हमारे जो जीव जंतु होते हैं इनके द्वारा ही हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति होती थी, है ना। तो वन्य जीव जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण दीजिए। तो बाघ संरक्षण परियोजनाओं के कौन कौन से उदाहरण हैं, कौन कौन से ऐसे संरक्षण परियोजनाएं हैं जो बाघ को संरक्षण प्रदान करती हैं। जैसे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका मैप में भी पूछ लिया जा सकता है और ऐसे क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, तो दोनों टाइप से इंपॉर्टेंट है ये। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मानस बाघ रिजर्व असम में है। पेरियार बाघ रिजर्व केरल में है। और ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान हैं या बाघ रिजर्व हैं ये सभी भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, टिप्पणी लिखिए। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण के साथ साथ इस योजना का उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। इस योजना के तहत बाघों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है वो क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये है कि बहुत बड़े आकार के जीव जातु है जो हमारी जैव जाति है उसको बचाना है। उनका संरक्षण हम कैसे करें, उनको हम किस तरह से सेफ रख सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानी जाती है कि बाघों को हम किस तरह से संरक्षित या सुरक्षित रख सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से क्या तात्पर्य है, भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो भौतिक पर्यावरण मतलब हमारा जैसे जल है, पेड़ पौधे हैं, ना, पहाड़ है, मैदान है, नदियां हैं, ये क्या है, हमारे भौतिक पर्यावरण है। उसमें रहने वाले जीव जो हैं, है ना, उसमें सम्मिलित रूप को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रशासनिक आधार पर वन 3 प्रकार के होते हैं। पहला आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन क्या कहलाती है, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है रक्षित वन, देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। और अवर्गीकृत वन वह वन होते हैं जो अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं वो अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इतिहास से, जो अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना है लेसन से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के दौरान कोडियों का खालिस्तान के रूप में उद्योग किया जाता था, पैसे या मुद्रा। दूसरा क्वेश्चन है, नूडल्स खालिस्तान से पश्चिम में पहुँचे, चीन। नूडल्स जो हैं चीन से पश्चिम में पहुँचे। अमेरिका की खोज खालिस्तान ने की, कोलंबस ने की थी, जिसका पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कार्नला का संबंध किस देश से है। तो कार्ना का संबंध ब्रिटेन देश से है। खालिस्तान में लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था स्मिथफील्ड की नाम की एक जगह है लंदन में जहां पर पशुओं का सबसे पुराना बाजार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीटो क्या है। यह एक निषेधाधिकार है
इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। ये क्या कहलाती है? वीटो पावर। वजह से हम बोलते हैं कि वीटो पावर है, मतलब अगर कोई एक समिति है या कोई संगठन है ना, उसमें अगर कोई एक भी सदस्य किसी प्रस्ताव को या किसी भी चीज़ को मना कर देता है, खारिज कर देता है कि नहीं मैं इस चीज़ के लिए अग्री नहीं हूँ, तो वो पूरा प्रस्ताव क्या हो जाता है? निरस्त हो जाता है, खारिज हो जाता है। तो ये क्या कहलाती है? वीटो पावर कहलाती है। इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक निषेधाधिकार है। आयात शुल्क क्या है? किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। यह कर सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर वसूला जाता है। ठीक है, आपको आयात और निर्यात के बारे में पता होगा। जैसे आयात मतलब क्या होता है? हाँ, किसी दूसरे देश से हमारे देश में तैयार माल आना, या फिर कोई भी वस्तु हमारे देश में आई है तो वो क्या कहलाएगी? आयात। निर्यात होता है जो हमारे देश से तैयार माल या कच्चा माल कोई भी है, हम यहाँ से अपने देश से दूसरे देश को भेजते हैं, वो कहलाता है निर्यात। तो आयात शुल्क बोला है, तो आयात शुल्क क्या कहलाया कि जैसे किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर लगाया गया शुल्क या टैक्स कर है ना, वो क्या कहलाता है? आयात शुल्क कहलाता है। जैसे सीमा कर है, बंदरगाह से आ रहा है तो बंदरगाह कर है, हवाई अड्डे से आ रहा है तो हवाई अड्डे पर जो कर वसूला जाता है। तो ये सारे कर जो होते हैं या शुल्क होता है वो क्या कहलाता है? आयात शुल्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। इससे विश्व के बाजारों का एकीकरण हो जाता है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण दोनों शब्द एक ही हैं, मतलब विश्व के सभी देश जो हैं एक देश से मतलब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक दूसरे से व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं, आयात निर्यात करने लगते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। इससे विश्व में क्या है? विश्व के बाजारों में क्या होता है? एकीकरण की भावना उत्पन्न होती है। तो वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। नियो क्या है? नियो का पूरा नाम नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली है। इसका तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें विकासशील देश अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण कर सकें, उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, उन्हें कच्चे माल के सही दाम मिले। ये क्या कहलाता है? नियो है। ब्रिटेन वुड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? तो औद्योगिक विकास विश्व में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से जुलाई 1994 में 1994 में स्थित अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF व विश्व बैंक का गठन किया गया। इन्हीं दोनों संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स ट्विन यानी ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। इस समझौते का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ रहे देशों की मदद करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार अधिशेष क्या है? व्यापार अधिशेष, भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। तो ये क्या कहलाता है? व्यापार अधिशेष। क्या करता था? व्यापार हमेशा ब्रिटेन में फायदा में इसलिए रहता था कि ब्रिटेन क्या करता था, हमारे देश को तो आप उपनिवेश बनाया था, है ना, अपने देश पर अधिकार किए थे, तो अपने देश से अपने उपनिवेश से, है ना, उपनिवेश देश से, हमारे भारत देश से क्या है, कच्चा माल ले जाके वो कच्चा माल ब्रिटेन भेजता था और वहाँ से तैयार माल अधिक कीमत में भारत में बेचता था, निर्यात करता था। तो इसलिए हमेशा ब्रिटेन को क्या होता था? फ़ायदा होता था। इसलिए इसी व्यापार की जो प्रारूप है इसको कहा जाता है व्यापार अधिशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरमिटिया या अनुबंधित श्रमिक किसे कहा जाता था? तो अनुबंधित श्रमिकों को गिरमिटिया कहा जाता था। 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को नई दास प्रथा का नाम भी दिया गया। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह आदि स्थानों पर ले जाया जाता था। गिरमिटिया प्रथा को 1921 में समाप्त कर दिया गया है। हालांकि इस जो गिरमिटिया प्रथा है इस प्रथा को 1921 में बंद कर दिया गया है, लेकिन जो ये
गिरमिट या अनुबंधित श्रमिक थे। ये क्या ऐसे श्रमिक होते थे कि अगर इन्हें किसी के यहाँ एक बार मजदूरी ये करने लग गए तो वहाँ से उनको छुटकारा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, है ना। उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर क्या कर लिया जाता, बंदी बना लिया जाता था, मतलब आपको श्रमिक कार्य यहाँ पर करना ही पड़ेगा। तो वो क्या कहलाता था, अनुबंधित श्रमिक कहे जाते थे या गिरमिटिया श्रमिक कहे जाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिंडर पोस्ट क्या है। यह एक पशु रोग है, इसे मवेशी प्लेग भी कहते हैं। अफ्रीका में 1890 के दशक में यह बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई। इसमें 90% पशुओं की मौत हुई। पशुओं के खत्म हो जाने से लोगों को रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए थे। तो ये क्या बीमारी है जो पशुओं में फैली थी और पशुओं की 90% तक मौत हुई थी, जिसके कारण लोगों में रोजी रोटी के साधन भी खत्म हो गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हायर परचेज व्यवस्था क्या थी। वस्तुओं को खरीदने की वह व्यवस्था जिसमें खरीदार उस वस्तु की कीमत को किस्तों में चुकाता है, हायर परचेज के नाम से जानी जाती है। ओके, मतलब कोई भी चीज़ हमने, कोई भी वस्तु खरीदी हमने, उस वस्तु को हम डायरेक्ट पूरा पेमेंट एक साथ नहीं कर रहे हैं, हम उसको इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, किस्तों में दे रहे हैं। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, आपका हायर परचेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा, ये अर्थशास्त्र से है और इसका जो लेसन है अध्याय 3 मुद्रा और साक्ष्य है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो निम्न है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो भारत में करेंसी नोट RBI जारी करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत अपने पास रखती है। तो भारत में बैंक जमा का 15% अपने पास रखती है। आजकल लोग अतिरिक्त जमा को कहाँ जमा करते हैं। आजकल लोग जो अतिरिक्त जमा को बैंकों में जमा करते हैं। ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र कौन रखता है। तो RBI जो होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो ऋणों की औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखती है। मांग जमा किसे कहते हैं। मांग जमा बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला भी जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहते हैं। मतलब हमने कोई भी अब अपना पेमेंट जो है हमने बैंक में जमा किया है और हमें आवश्यकता पड़ने पर हम उस बैंक से अपनी वो धन राशि निकाल सकते हैं, तो इसलिए वो कहलाती है मांग जमा। ऋण की शर्तें किसे कहा जाता है। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। आप कोई भी लोन ले रहे हैं, किसी से ऋण ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो बैंक क्या करती है, आपको ब्याज की दरें बताएगी कि आपको इतना % ब्याज लगेगा, आप उसे ऋणधार के समर्थक हैं कि नहीं है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे आपको देने पड़ेंगे और भुगतान के तरीकों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है कि आपको ये भुगतान कितने किस्तों में या किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ऋणों की शर्तें, वो कहलाती हैं ऋणों की शर्तें कहलाती हैं। ओके, ऋण की ऊंची लागत का क्या अर्थ है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। वो क्या कहलाएगा, ऋण की ऊंची लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों कहते हैं। कर्जदाता ऋणाधार की मांग कहते हैं क्योंकि कर्ज के रूप में दी गई राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके, कर्ज न लौटाने पर ऋणाधार को बेचकर पैसे वसूल कर सके। ऋणाधार के कारण कर्जदार सही समय पर अपना भुगतान कर देता है, वह ऋण लेकर नहीं है। मतलब कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों कहते हैं। ऋणाधार की मांग इसलिए करते हैं कि जो कर्जदाता होता है, कर्ज देने वाला होता है, वह जो भी लोन वो दे रहा है उसकी सारी डिमांड जो होती हैं, जो भी मांग होती हैं, जो भी शर्तें होती हैं, वह कर्जदाता क्या करता है, कर्ज जिसको दे रहा है वो उससे अपनी मांगें पूरी करवा लेता है कि हमें आपको इतनी राशि आपको हम दे रहे हैं और आपको इतना भुगतान करना पड़ेगा, आपको इतने समय पे आपको ये चीज़ इतनी लौटानी पड़ेगी। अगर आप ये हमारा लोन नहीं लौटाते हैं तो आपसे फिर हम पैसे कैसे वसूल करेंगे और कैसे आपसे भुगतान हम अपना लेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें ऋणाधार की मांगों को पूरी करनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुद्रा के कार्य लिखिए। तो मुद्रा के कार्य जो हैं, मुद्रा मतलब पैसा, धन,
रुपया। तो मुद्रा के कार्य हैं विनिमय का माध्यम। विनिमय मतलब होता है लेन देन। ओके, मुद्रा विनिमय यानी लेन देन का माध्यम है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उसी मुद्रा से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ना। विनिमय जो मुद्रा होती है वो विनिमय का माध्यम है। आज से कुछ वर्ष पूर्व या प्राचीन काल में जो हमारा विनिमय होता था वो क्या होता था, वस्तु विनिमय होता था। मतलब वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी। जैसे किसी के पास गाय है और किसी के पास अनाज हुआ तो वो क्या कहेगा कि आप हमें आपके पास 4 गाय हैं, 2 गाय हमें दे दीजिए और आप हमसे इतना अनाज ले लीजिए। तो ये क्या कहलाता था, वस्तु के बदले वस्तु दी। या फिर हमारे पास ये वाला अनाज हुआ है, आपके पास वो वाला अनाज हुआ है, तो अनाजों का अदला बदली कर ली। मतलब वस्तु के बदले वस्तु लिए जाना वस्तु विनिमय कहलाता है। लेकिन जब से मुद्रा आई है, जब से रुपया पैसा या मुद्रा का चलन आया है, तब से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी लेन देन किसी भी वस्तु से कर सकते हैं। हम अपने मन की वस्तु मुद्रा से खरीद सकते हैं। ओके, तो जो विनिमय का माध्यम है वो मुद्रा विनिमय यानी लेन देन का माध्यम बना। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उसी मुद्रा से अपनी आवश्यकता अनुसार पूर्ति कर लेता है। मूल्य का मापक मुद्रा होती है। सभी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को मुद्रा में मापा जाता है। मूल्य का संचय, प्रत्येक व्यक्ति भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुद्रा को संग्रह करके रखता है, क्योंकि मुद्रा में वस्तुओं को क्रय करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक व अनौपचारिक स्रोत में अंतर लिखिए। तो ऋण के जो औपचारिक व अनौपचारिक स्रोत होते हैं वह उनमें अंतर क्या है। तो देखिए, औपचारिक स्रोत और ऋण के अनौपचारिक स्रोत। और ऋण के औपचारिक स्रोत हैं, औपचारिक स्रोतों की ब्याज दर निश्चित होती है और अनौपचारिक स्रोतों की ब्याज दर निश्चित नहीं होती है। इसका उद्देश्य समाज कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना होता है और अनौपचारिक का इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है। औपचारिक के में इसमें बैंक और सहकारी समितियों के लिए ऋण आते हैं। इसमें प्राय साहूकार, दोस्त, रिश्तेदार के लिए ऋण आते हैं। औपचारिक में भारतीय रिजर्व बैंक इन स्रोतों पर निगरानी रखता है और अनौपचारिक में इन स्रोतों पर भारतीय रिजर्व बैंक निगरानी नहीं रखता है। तो औपचारिक मतलब जो औपचारिकता से हम जैसे बैंक से लोन लेते हैं या बैंक में हमारा लेन देन होता है वो क्या है, औपचारिक तरीका से। अनौपचारिक मतलब जैसे हमने अपने किसी दोस्त को दे दिए, किसी साहूकार को दे दिए, किसी रिश्तेदार को पैसे दे दिए, ऋण दे दिए, वो क्या है, अनौपचारिक है। हमने उसमें कोई दरें फिक्स नहीं करी कि भैया आप हमें इतना पैसा हम आपको दे रहे हैं तो इतना लौटाएंगे और कब लौटाएंगे। वो हम जब अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को या किसी को ऐसे पैसे देते हैं कि उससे कोई हम दरें या शर्तें नहीं रखते हैं तो वो क्या कहलाता है, अनौपचारिक ऋण स्रोत कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजनीति से, अध्याय 3 जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसके में रिक्त स्थान है। फर्स्ट जो रिक्त स्थान है इसमें खाली स्थान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। तो किसमें, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र खाली स्थान वर्ष है। तो 18 वर्ष से ऊपर के जो मताधिकार होते हैं वो वयस्क मताधिकार माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ज्योतिबा फुले भारत के समाज सुधारक थे। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का खालिस्तान किया गया है, तो निषेध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना खालिस्तान कहलाता है, तो शहरीकरण कहलाता है। भारत में महिला और पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। तो महिलाओं की साक्षरता दर 54% तथा पुरुषों की साक्षरता दर 76% है। भारत का लिंग अनुपात कितना है। भारत का लिंग अनुपात है 919। लिंग अनुपात क्या कहलाता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात कहलाई जाती है। तो भारत का जो लिंग अनुपात है वो 919 है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है, यह कथन महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को हम राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। नारीवादी किसे कहते हैं, औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को नारीवादी कहा जाता है। नारीवादी आंदोलन किसे कहते हैं, जो आंदोलन महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से किए जाते हैं उन्हें नारीवादी आंदोलन कहा जाता है या कहते हैं।
सांप्रदायिकता क्या है? जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है तो इसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं। मतलब सांप्रदायिक मतलब कोई भी एक धर्म है वो दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है और दूसरे को निकृष्ट समझ रहा है, नीचा समझ रहा है, तो ऐसी जगह पे क्या होता है, अलगाव या भेदभाव उत्पन्न होता है और एक असामाजिक तत्व समाज में फैलता है। तो यही क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाती है कि जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है। ओके, मतलब एक धर्म अच्छा है तो दूसरा धर्म बुरा है, ये जब विचार आ जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? एक सांप्रदायिकता की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक कानून किसे कहते हैं? विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मामलों से संबंधित कानूनों को पारिवारिक कानून कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है? ऐसी शासन की व्यवस्था जिसमें सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाता है तथा किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया जाता, तो इसे ही धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष शासन कहा जाता है ना। मतलब इसमें क्या है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सभी धर्म समान है, कोई भी एक धर्म ऊंचा नहीं है, कोई दूसरा धर्म नीचा नहीं है, कोई कम नहीं है, कोई बुरा नहीं है, इसकी संस्कृति अच्छी नहीं है, उसकी संस्कृति बुरी है, ऐसा हम नहीं कह सकते। सभी धर्म समान है, सभी धर्मों को समान अधिकार हैं, सभी धर्मों के समान कर्तव्य हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे धर्मनिरपेक्ष शासन कहलाता है। पंचायतों और नगरपालिकाओं में कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो 1/3 पद जो हैं पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सही जोड़ी से, अधिकारों व अवसरों के मामले स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति नारीवादी कहलाता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाता है। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवाद कहलाता है। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। ओके, तो यहाँ तक हमारा वीडियो है। 30 पेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने सारे क्वेश्चन बहुत जल्द देने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्ज़ाम के पहले आपके पास ये वीडियो पहुँच जाए, और जो भी बच्चों को इसकी ज़रूरत है वो सभी अच्छे से तैयारी करें और अच्छे अंकों से पास हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब लोग लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। Thank you so much.